नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने टेट का पेपर दिया है 23 तारीख को और उसकी आंसर की भी जो मैंने वीडियो में अपलोड की थी आप लोगों ने उससे मिला लिया होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक मैंने मात्र 7-8 ही क्लासेस कर पाई थी। तो उन 7-8 क्लासेस में से हमारे कम से कम 7 क्वेश्चन प्राइमरी में और 3-4 क्वेश्चन हमारे उच्च प्राथमिक में आपके हमारी वीडियो से आपके पेपर में आपको मिले हैं। अगर मित्रों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारी वीडियो काफी दिनों से चल रही होती और हमने कई सारे प्रकरण या टॉपिक को करा दिया होता तो हो सकता है कि आधे से ज्यादा प्रश्न आपको वही मिलते जो हमने पढ़ाए होते। किंतु मित्रों, जैसे कि कुछ ही दिनों हमारी वीडियो हो पाई थी तो उसके अनुसार बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिले हैं। तो इसीलिए मित्रों, आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में हमारे संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया कीजिए। तो मित्रों, जैसे कि यूपी टेट की परीक्षा से 2 दिन पहले हम लोगों ने आपके समक्ष कुछ व्याकरण और साहित्य के कुछ प्रश्नों को रखा था। उससे पूर्व जो हमारी वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने संज्ञाओं के विषय में अध्ययन किया था। तो हमारी जो संज्ञाएं थी वो अभी सब नहीं हो पाई हैं। तो आज हम लोग उन्हीं संज्ञाओं के प्रकरण को, संज्ञा और परिभाषा के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा, संहिता संज्ञा और संयोग संज्ञा के विषय में अध्ययन कर लिया था मित्रों। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जिन संज्ञाओं का अध्ययन कर रहे हैं उनके विषय में हम देखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मित्रों प्रग्रह संज्ञा। प्रग्रह संज्ञा। तो मित्रों, जो हमारी प्रग्रह संज्ञा होती है इसका जो सूत्र है वो सूत्र होता है आपका ई दू दे द द्वैवचनम वचनम प्रग्रयम प्रग्रयम। अर्थात जो हमारा प्रग्रह संज्ञा का जो सूत्र है वो है मित्रों ई दू देद द्वैवचनम प्रग्रहम। अब मित्रों इस सूत्र को, जो हमारा सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को हम क्लियर कर लेते हैं। जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा निकल के आता है मित्रों जो है ईत, ऊत, फिर यहाँ जब ईत निकालेंगे तो दा के स्थान पे ता आदेश हो जाएगा और यहाँ से ऊ रह जाएगा। तो ऊ के साथ में जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा ऊत निकल जाएगा, दा के स्थान पे फिर से ता आदेश हो जाएगा और जो ए रह जाएगा तो हमारा अगला जो होगा वो हो जाएगा एत। दा को फिर से ता आदेश हुआ है तो एत हो गया। साथ ही दिया है द्वैवचन, द्वैवचन। तो इसको मित्रों हम क्लियर कर लेते हैं। पहले जो हमारा इस सूत्र को हमने जब अलग अलग करके लिखा है तो हमारा निकल का है ईत, ऊत, एत। अर्थात ईकारांत, उकारांत और एकारांत। अरे मित्रों, यहाँ छोटा ए है, एत, एत। तो इसको हम देखते हैं ई, उ और ए। क्योंकि त सभी इत संज्ञक है तो इनका लोप हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेंगे वो हो जाएगा आपका दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए। तो जो हमारा इसके आगे लिखा हुआ है द्वैवचनम, अर्थात द्वैवचन में हो, यानी कि ईकारांत, उकारांत और एकारांत। और किसमें हो? द्वैवचन में हो, तब उनकी प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। तो आप लोगों ने जैसे आज क्या नाम आपके यूपी टेट की परीक्षा में भी आया था कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रग्रह नहीं है। तो ई का जो उदाहरण होता है मित्रों, तो जो हरि शब्द होता है, हरि, इसका जो द्वैवचन होता है वो हरि बनता है, हरि। तो आपने देखा कि ईत अर्थात हरि जो है वो द्वैवचन का है, साथ ही ईकारांत है, तो इसकी भी प्रग्रह संज्ञा होगी। ऐसे ही विष्णु जो शब्द होता है हमारा, विष्णु जो पद है इसका हो जाता है द्वैवचन में विष्णु, विष्णु। तो ये भी मित्रों देखा उ अर्थात उकारांत है और ये भी द्वैवचन में है तो इसकी भी प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। साथ ही एकारांत अर्थात जो हमारा गंगा होता है, गंगा या रमा जो होता है उसका द्वैवचन में जो शब्द बनता है वो बनता है मित्रों गंगे, गंगे। तो
एकारांत अर्थात एत जो हमारा एकारांत अर्थात गंगे जो है वो हमारा द्विवचन का रूप बना और ये भी एकारांत है। तो आपने देखा कि हरि ईकारांत द्विवचन, विष्णु उकारांत द्विवचन, गंगे एकारांत द्विवचन। तो मित्रों इन तीनों की ही प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये सभी ईकारांत उकारांत और एकारांत है। साथ ही ये तीनों वर्ण जो हमारे हैं वो द्विवचन में है, इसलिए इन तीनों वर्णों की ही प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। तो मित्रों आपने सभी ने समझा कि जो हमारी प्रग्रह संज्ञा होती है वो किनकी होती है? ईत ऊत एत द्विवचन अर्थात ईकारांत उकारांत और एकारांत जो द्विवचन होते हैं उनकी ही प्रग्रह संज्ञा होती है। तो अगला देखते हैं मित्रों, जो हमारा अगली जो संज्ञा है वो है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा और जो इसका सूत्र होता है मित्रों वो होता है तुल्याश्य प्रयत्नम, तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इसमें हम देखते हैं मित्रों कि जो सवर्ण संज्ञा बताई जा रही है कि जो सवर्ण संज्ञा होती है वो किन वर्णों की होती है। तो तुल्य माने होता है समान और आस्य माने होता है मुख अर्थात जो हमारे अभ्यंतर प्रयत्न है। यहाँ जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थानों के बारे में बात की जा रही है कि जो समान होते हैं आस्य अर्थात उच्चारण स्थान, जिनके उच्चारण स्थान समान होते हैं। साथ ही एक शब्द और दिया है इसमें प्रयत्नम। यहाँ प्रयत्नम से मतलब जो हमारा है वो आभ्यंतर प्रयत्न से है। जैसा कि मित्रों मैंने प्रयत्न आपको पढ़ाए थे तो उसमें दो प्रकार के प्रयत्न बताए थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। किंतु इसमें बाह्य प्रयत्न के बारे में न दे करके यहाँ आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में वर्णन किया गया है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होता है उनकी ही सवर्ण संज्ञा होती है। तो आइए मित्रों हम इसको भी लिख लेते हैं कि जिनके आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न तथा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। उन्हीं को मित्रों क्या बोला जाता है? सवर्ण बोला जाता है। उन्हीं की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। किंतु मित्रों आप लोग जैसे जानते हैं कि जो हमारा रि और र है, रि और र है, तो जैसे रि का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धा और र का उच्चारण स्थान होता है दंत। लेकिन इन दोनों को भी जो हमारे वार्तिककार कात्यायन अर्थात जो वररुचि है उन्होंने इन दोनों को भी सवर्णी बोला है। जैसा कि आप लोगों ने दीर्घ संधि में पढ़ा होगा ऋत्विका ऋ सवर्णी तथा ऋत्विका र सवर्णी। उस सूत्र से हमारे जो वार्तिककार कात्यायन है उन्होंने इन दोनों के उच्चारण स्थान के अलग होने पर भी यानी कि एक दूसरे से भिन्न होने पर भी इन दोनों वर्णों को सवर्णी बताया है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए हो कि जो हमारी सवर्ण संज्ञा होती है वो किसकी होती है? जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक समान होते हैं अर्थात एक ही होते हैं, वही वर्ण आपके सवर्णी कहलाते हैं। अर्थात उन्हीं की क्या होती है मित्रों? उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। किंतु ऋ और र के समान उच्चारण स्थान न होने पर भी जो हमारे कात्यायन है उन्होंने उनको सवर्णी बताया है। तो मित्रों ये आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं जो हमारी अगली संज्ञा है वो है विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है न वेति, न वेति विभाषा, न वेति विभाषा। अब मित्रों हम इसको देखते हैं। न से होता है निषेध और वा से होता है विकल्प। अर्थात जहां निषेध हो और विकल्प से हो इति माने उनकी क्या होती है? विभाषा संज्ञा होती है। आइए मित्रों इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई वाक्य होता है राम पुस्तक
पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। जब हम इसको संस्कृत में परिवर्तित करते हैं, अर्थात इसका संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं, तो इसका जो संस्कृत रूप बनता है वो होता है रामः पुस्तकम पठति। तो मित्रों आपने देखा कि रामः पुस्तकम पठति हो जाता है। और यदि हम इसको इसके दूसरे रूप में भी जहां संधि करना चाहते हैं, अगर हम इसकी संधि करते हैं तो इसका जो रूप बनेगा वो हो जाएगा रामो पुस्तकम पठति। क्योंकि जो हमारी विसर्ग है इसको हम ओ, जैसे हम संधि में करते हैं विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है, तो वही हमने किया है कि यहाँ जो हमारी विसर्ग थी विसर्ग को ओ आदेश हो गया, तो इसके दोनों ही रूप बन जाते हैं। रामः पुस्तकम पठति भी बनता है और रामो पुस्तकम पठति भी बनता है। किंतु यहाँ हम इस रूप को विकल्प से, अर्थात हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि हम इसको बनाए अन्यथा ना बनाए। तो जहाँ विकल्प हो जाता है, अर्थात जिसके दो रूप बनते हैं, जो आपके ऊपर, आप चाहें तो उसका प्रथम रूप रख सकते हैं, आप चाहें तो उसका द्वितीय रूप। तो जहां हम विकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं तो वहां विभाषा संज्ञा हो जाती है। अगला देखते हैं मित्रों, जो हमारा अगला है वो है हमारी टी संज्ञा। टी संज्ञा, तो जो टी संज्ञा है उसका सूत्र होता है अचो अंत्यादि टी। तो इसमें भी मित्रों क्या बोला गया है, जैसे अच आप जानते हैं, इसको हम अलग अलग करके पहले लिखते हैं। अच अंत्य आदि, अच अंत्य आदि, अर्थात जो हमारे अच होते हैं, अंत्य माने अर्थात जो हमारे अंतिम अच है उनकी क्या हो जाती है मित्रों, टी संज्ञा हो जाती है। अच आप जानते हैं, अच हम स्वरों को कहते हैं, तो जो हमारे स्वर हैं वही अच कहलाते हैं। तो जो टी संज्ञा होती है मित्रों वो किसकी होती है, जो अंतिम अच होते हैं, अर्थात जो अंतिम स्वर होते हैं उन स्वरों की टी संज्ञा होती है। आइए हम उसको भी देखते हैं कि टी संज्ञा किस प्रकार होती है। जैसे आप कोई वर्ड लिखते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल है राजन। अब यदि मित्रों हम इसकी टी संज्ञा वाले वर्ण को देखते हैं तो टी संज्ञा किसकी होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके लिखते हैं तोड़ के। हम इसमें क्या करेंगे, र में से हम निकालेंगे दीर्घ आ, क्योंकि ये हलंत हो जाएगा, इसमें से दीर्घ आ निकल आएगा। फिर हम करेंगे ज, और ज में से ह्रस्व आ निकलेगा, और बाद में हमारा न, जो कि पहले से ही हलंते है। तो हमने देखा मित्रों र, आ, ज, अ, न, तो इन सबसे मिलकर ही हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है राजन। यदि अब जैसे हम सूत्र में कहा गया अचो अंत्यादि टी, अर्थात जो अंतिम अच है हमारा उसी की टी संज्ञा होती है। अब यदि हम अंतिम अच की बात करते हैं मित्रों, तो ये हमारा अंतिम अच नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी जो आ है, जो हमारा ह्रस्व आ है वो यहाँ दिया गया है। तो हमारा जो अंतिम आ होता है, अंतिम जो अच है वो मित्रों आ हो जाता है। जो हमारा ह्रस्व आ है जो जा के साथ जुड़ा हुआ है वो अंतिम आ ही हमारा अंतिम अच है। तो मित्रों जो हमारा अंतिम अच है वो है आ, तो इस आ की टी संज्ञा हो जाती है। साथ ही क्योंकि इसके बाद जो हमारा हलंते ना है, अर्थात जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन दिया गया है और इसमें भी स्वर नहीं जुड़ा है, तो इस स्वर की भी इस आ के साथ में टी संज्ञा हो जाएगी। तो यदि आपसे वर्ड इस तरीके से एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि राजन में किसकी टी संज्ञा होती है, तो आप इसका आंसर देंगे अन। जो हमारा अन है इनकी टी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा अंतिम अच है वो आ है और उसके बाद व्यंजन दिया है जिसकी मात्रा आधी होती है और उसमें कोई स्वर अर्थात अच नहीं जुड़ा है। तो अंतिम अच के साथ साथ जो आपका पीछे व्यंजन भी दिया जाएगा उसकी भी साथ में टी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जो हमारा अंतिम अच है वो जा में लगा हुआ आ है, इसलिए अन, इन आ और न, अन दोनों की ही टी संज्ञा हो जाती है। अगला मित्रों हम देखते हैं, जो अगला है वो हमारा है उपधा संज्ञा। उपधा
संज्ञा। और उपधा संज्ञा का जो सूत्र होता है वो है अलो अंत्यात पूर्व, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अब यहाँ मित्रों अच बोला गया था, किंतु उपधा संज्ञा जो बोली गई वो अल के लिए। अब जो हमारा अल प्रत्याहार आता है इसमें मित्रों सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर तथा सभी व्यंजन, सभी व्यंजन। तो हमारा जो अल प्रत्याहार है इस अल के अंतर्गत सभी स्वर तथा सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो जो हमारी उपधा संज्ञा होती है मित्रों वो सभी स्वर अर्थात स्वरों की भी होती है और व्यंजनों की भी होती है, किंतु जो हमारी टी संज्ञा है वो केवल स्वर की होती है। किंतु उपधा संज्ञा स्वर की भी हो सकती है और व्यंजन की भी हो सकती है। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं मित्रों कि जो हमारी अंतिम उपधा संज्ञा होगी वो किसकी होगी। तो इसमें बोला जा रहा है अल अंत्यात पूर्व, अर्थात जो अंतिम अल है उससे पूर्व वाले वर्ण की ही उपधा संज्ञा होती है। तो इसको भी हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने एक पद लिख दिया है मित्रों भवती, भवती शब्द हमने जब लिख लिया है और इसको जब हम तोड़ते हैं तो निकलता है भ अ व अ त और ई। जब हमने इसको अलग अलग किया, खंड खंड किया, तो हमारा भ अ व अ त ई। अब इसमें बोला गया कि अलो अंत्यात पूर्व, अर्थात जो अंतिम हमारा है उससे पूर्व वाले अल की, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसकी क्या हो जाएगी मित्रों उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे हमारा अंतिम जो वर्ड है वो ई है और उससे जो पूर्व वाला है वो हमारा ता है। तो यदि इसमें उपधा संज्ञा की बात की जाती है तो जो हमारा ता वर्ड होता है इस ता की उपधा संज्ञा हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो मेरी समझ से आप सभी को टी संज्ञा और उपधा संज्ञा समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैंने टी संज्ञा को भी नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि जो हमारी टी संज्ञा होती है वो अच की होती है, अच अर्थात स्वर की, किंतु जो उपधा संज्ञा होती है वो स्वर और व्यंजन दोनों की होती है। जो हमारी टी संज्ञा है वो अंतिम अच अर्थात अंतिम स्वर की होती है, किंतु जो उपधा संज्ञा है वो अंतिम से पूर्व वाले चाहे स्वर हो या व्यंजन अर्थात अल की होती है। तो आपको उपधा और टी संज्ञा दोनों समझ में आ गई होंगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने अभी तक जितनी भी संज्ञाएं पढ़ाई हैं तो वो आपकी सभी की समझ में आ गई होंगी, और आगे की जो भी संज्ञाएं रह गई हैं हम कल के वीडियो में उसको पूरा करेंगे। और मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, और वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी को इन सभी वीडियो के विषय में ज्ञान अर्थात जो संस्कृत का हमारा टॉपिक चल रहे हैं उन सभी के विषय में जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।